तो आप चाहते हैं कि मरे हुए लोग भी वोट देते रहें, उनका इलेक्टोरल रोल में नाम रहे। विपक्ष के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको पता था कि मेरा नाम है, फिर भी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया गया। उसी एपिक नंबर पर उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2 बार वो निर्वाचित होकर आए। अब वो एक नया आईडी कार्ड दिखा रहे हैं जिसमें अलग एपिक नंबर है, तो इसका जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए ना कि वो एपिक नंबर उन्होंने कैसे बनवाया, किससे बनवाया और क्यों बनवाया। अब ये कह रहे हैं कि उनको मालूम था कि ये ड्राफ्ट सूची में नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, साजिशन ऐसा किया है। कई तरह के कयास लग रहे हैं कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन छोड़कर बीजेपी की तरफ आने वाले, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? बीजेपी बातचीत कर रही है, आएंगे तो मजबूत होगी एनडीए। देखिए, आएंगे कौन, आएंगे नहीं आएंगे, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, एनडीए बहुत मजबूत है। हमारी सरकार बनने जा रही है, 225 सीटें आएंगी। ऐसा लग रहा है कि एनडीए में भी थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ कभी कभी देखने को मिल जाता है। कभी मांझी चिराग जी लड़ जाते हैं, कभी चिराग जी का खेमा जो है चेतन आनंद को लेकर कुछ भी लिख देता है। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक? अच्छा, अगर गलती से कोई मेरी ही पार्टी के कोई प्रतिनिधि होंगे और उनसे कोई गलती होगी तो निश्चित रूप से हम भी कहेंगे कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। शाहबाद क्षेत्र से ही आते हैं, लेकिन शाहबाद में पिछले चुनाव में बीजेपी बहुत कमजोर हो गई, एनडीए बहुत कमजोर हो गया। चाहे 2020 की बात करिए, 2024 लोकसभा की बात करिए, तो शाहबाद के लिए क्या अलग रणनीति पर काम चल रहा है? रणनीति बन गई है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है। शाहबाद की जनता को भी एहसास है कि पिछली बार जो हमने इलेक्शन में एनडीए को हराया, तो उसके चलते हमारे जो क्षेत्र का माइक्रो डेवलपमेंट है, देखिए बड़ा डेवलपमेंट तो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कर ही रही है, सड़क की, बिजली की, ये सब बातें कोई विधायक वहां का स्थानीय रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एसआईआर के मुद्दे ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। ड्राफ्ट सूची चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई और उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही यहां तक कह दिया कि उनका नाम भी इस सूची में शामिल नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर साफ तौर पर सब कुछ स्पष्ट कर दिया, पूरा डिटेल उनका जारी कर दिया कि उनका नाम कहां है, किस बूथ संख्या पर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष सत्यप्रकाश तिवारी जी हैं। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव जो लगातार एसआईआर के मुद्दे को उठा रहे हैं और चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर सारा काम हो रहा है? देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हमारे जो विपक्षी दल हैं उनके चरित्र में है। ये लगातार ऐसा करते रहे हैं कि संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उन्हें डिस्क्रेडिट किया जाए, पार्लियामेंट को काम नहीं करने दिया जाए। अभी देखा होगा आपने कि करंट विधानसभा का जो अंतिम सत्र था 5 दिनों का, उसको चलने नहीं दिया गया। बिल्कुल जो हमारे इतने गाढ़ी कमाई के पैसे से, जनता के पैसे से सदन चलता है, उसको पूर्णतः निष्क्रिय कर दिया गया। एसआईआर को रोका जा रहा है। भाई, एसआईआर में क्या हो रहा है? जो लोग मृत हो चुके हैं उनका नाम हट रहा है, जो लोग परमानेंट स्थानांतरित हो गए हैं उनका नाम हट रहा है। तो आप चाहते हैं कि मरे हुए लोग भी वोट देते रहें, उनका इलेक्टोरल रोल में नाम रहे। ये कैसी जिद लेकर बैठे हैं? और बिना सोचे समझे उन्होंने अपना नाम या तो ठीक से खोजा नहीं, या उनको पता था कि मेरा नाम है, फिर भी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया गया। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। विपक्ष के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई, जब जनता आपको अस्वीकार कर देती है, आपको वोट नहीं देती है, तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करेंगे। देश के लोकतंत्र के जो बेसिक कंटेंट है, जो बेसिक चरित्र है, उसी को आप डिस्क्रेडिट करने चले हैं। ये अत्यंत निंदा करने योग्य वक्तव्य है उनका और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अपना ईपीआईसी नंबर दिया था वो बिल्कुल अलग था जो चुनाव आयोग ने डिटेल दिया है। इसमें किसकी गलती है? क्या चुनाव आयोग की साजिश है या फिर तेजस्वी यादव ने झूठ बोला? देखिए, अगर मैं चाहूँ 2 अलग अलग नाम डाल के वोटर कार्ड बनवाना तो ये बन सकता है, लेकिन इसमें दोषी कौन होगा? मैं दोषी होऊंगा ना। जब हम पैन कार्ड बनवाते हैं तो लिखा रहता है कि एक व्यक्ति का एक से अधिक पैन कार्ड रखना दंडनीय अपराध है, उस पर 10,000 जुर्माना लगता है। क्योंकि ऐसी मैकेनिज्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति थोड़े बहुत डेटा इधर उधर करके बनवाना चाहे तो बन सकता है। इसमें बनवाने वाला अपराधी है ना। जो एपिक नंबर अभी उनका फिलहाल चल रहा है, जो चुनाव आयोग ने दिया है, उसी एपिक नंबर पर उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2 बार वो निर्वाचित होकर आए।
अब वो एक नया आईडी कार्ड दिखा रहे हैं जिसमें अलग एपिक नंबर है। तो इसका जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए ना कि वो एपिक नंबर उन्होंने कैसे बनवाया, किससे बनवाया और क्यों बनवाया। जब एक एपिक नंबर था जिस पर वो निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, तो दूसरा कार्ड उनके पास आया कैसे, उन्होंने कैसे अब बनवाया? ये कह रहे हैं कि उनको मालूम था कि ये ड्राफ्ट सूची में नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, साजिशन ऐसा किया है। जैसे कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए प्लांट करता है ना, कि ये हम सामान रख दें ताकि कोई आएगा निर्दोष व्यक्ति और अनजाने में वो हथियार पर हाथ रखेगा और उसके उंगलियों के निशान हो जाएंगे। तो इस तरह की ये आपराधिक प्लांटिंग हो रही थी कि चुनाव आयोग को बदनाम किया जाए। ये तेजस्वी यादव ने बड़ा अपराध किया है। जी बिल्कुल, आप संवैधानिक संस्था, आपका नाम है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भाई अगर हम लोग भी कभी कुछ खबर सुनते हैं और कोई ऐसी खबर लगती है कि ये खबर तो बहुत वोलेटाइल खबर है या विस्फोटक खबर है, इस पर किसी पर आरोप लगना चाहिए और मन करता है सोशल मीडिया पर लिखें, कुछ लिखें, तो लिखने से पहले हम 4 बार जांच लेते हैं। आज तो गूगल का जमाना है, इंफॉर्मेशन का जमाना, खोज लेते हैं और पता चलता है कि नहीं वो खबर झूठी थी। तो हम गलती करने से बच जाते हैं। हम भी जब कोई ऐसा कार्य करें, किसी बड़े संस्था पर हम दोषारोपण कर रहे हैं, तो हमें अपने फैक्ट चेक करने चाहिए कि भाई मेरे पास जो जानकारी आई है वो सही है कि नहीं, वास्तव में मेरा नाम कट गया है क्या। और अगर किसी का नाम कट भी गया है तो ऐसा तो नहीं है कि ये कट गया और ये फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित हो गई है, इसके बाद किसी का नाम नहीं जुड़ेगा। अभी तो 1 महीना समय दिया है चुनाव आयोग ने। किसी का नाम कटा है, छूटा है, किसी का गलत कटा है तो वो दावा करेगा, आप फॉर्म 6 भर के जमा करेंगे, जुड़ जाएगा। मेरे कुछ अपने लोग जो हमारी पार्टी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनका फोन आया कि हमारा नाम गलती से छूट गया है, गलती से कट गया है। तो मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने तो उनको बताया कि ठीक है आप फॉर्म 6 भर के ऑफलाइन और बीएलओ को दे दीजिए, जुड़ जाएगा। या ऑनलाइन भी आप फॉर्म 6 भर के सबमिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया है। इतनी जब सुविधा चुनाव आयोग ने दे रखी है तो आप बजाय प्रक्रिया पूरी करने के अनर्गल आरोप लगाते चल रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गठबंधन को लेकर भी बात कर लें। आजकल सियासत जो है महागठबंधन में थोड़ी ज्यादा उफान मार रही है। देखा मतलब कई तरह के कयास लग रहे हैं कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन छोड़कर बीजेपी की तरफ आने वाले, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? बीजेपी बातचीत कर रही है? देखिए ये अब मेरा विषय नहीं है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारे पार्टी का हमेशा से मूल सिद्धांत रहा है कि समाज के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, गरीब हो, अमीर हो, हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एनडीए गठबंधन संकल्पित है। हमारी जो विचारधारा है, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हमारे जो एजेंडा है, उससे इत्तेफाक रखने वाले कोई भी दल अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में रहते हैं, बातचीत करते हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगेगा तो उस पर उचित फैसला लेगा। कैटेगरी में आते हैं कि नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मुकेश सहनी वो पूर्व में हमारे सहयोगी रहे हैं, आज की तारीख में वो हमारे सहयोगी नहीं है। अगर ऐसा कोई विषय आएगा तो मजबूत होगी एनडीए। देखिए आएंगे कौन, आएंगे नहीं आएंगे, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, एनडीए बहुत मजबूत है। हमारी सरकार बनने जा रही है, 225 सीटें आएंगी, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। कोई आएगा या नहीं आएगा इससे नहीं फर्क पड़ना है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि समाज के हर वर्ग का इस विकास की धारा में स्वागत है। कोई भी वर्ग जुड़ना चाहता है, अगर वो विकास में सम्मिलित होना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है। तो सबका स्वागत करने को तो तैयार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एनडीए में भी थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ कभी कभी देखने को मिल जाता है। कभी मांझी चिराग जी लड़ जाते हैं, कभी चिराग जी का खेमा जो है चेतन आनंद को लेकर कुछ भी लिख देता है। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है। एनडीए एकदम एक चट्टान की तरह मजबूत है और हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए चुनाव में क्या होता है ना कि सामान्य बयानों को भी चुनावी सरगर्मी में नया उबाल मिल जाता है। कभी कभी सामान्य रूप से की हुई टिप्पणियों के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। अब उन टिप्पणियों के विशेष बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि भाई देखिए कानून व्यवस्था पर कोई कुछ टिप्पणी करता है, अब संजोग से हमारे अच्छा अगर गलती से कोई मेरी ही पार्टी के कोई प्रतिनिधि होंगे और उनसे कोई गलती होगी तो निश्चित रूप से हम भी कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, इन पर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। यही बातें हैं, इनको ज्यादा तरजीह देने की आवश्यकता नहीं। सीटों को लेकर कुछ टेंशन वगैरह चल रहा है? सीटों को लेकर हर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और बाकी हमारे सहयोगी दलों के सक्षम केंद्रीय नेतृत्व में बातचीत होगी। समय आने पर सीटों का फॉर्मूला तय होगा, कैंडिडेट तय होंगे,
सारे कैंडिडेट जो हैं वो एनडीए के कैंडिडेट होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के चिन्ह से लड़े, और सबके लिए सारी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता काम करेंगे और जीत कर सदन में पहुंचेंगे और एक मजबूत सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि अभी आप भी शाहबाद क्षेत्र से ही आते हैं, लेकिन शाहबाद में पिछले चुनाव में बीजेपी बहुत कमजोर हो गई, एनडीए बहुत कमजोर हो गया, चाहे 2020 की बात करिए, 2024 लोकसभा की बात करिए, तो शाहबाद के लिए क्या अलग रणनीति पर काम चल रहा है? रणनीति बन गई है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है। 20 और 24 में हमारा प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, संगठन पर काम किया गया, और आपने देखा होगा कि जो ये विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, 4 सीटें थी, उसमें से 2 सीटें शाहबाद की ही थी और दोनों हमारी हारी हुई सीटें थी और दोनों पर अच्छी जीत हमने हासिल की। तो मैंने उस चुनाव में भी कहा था कि यही विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल है, इसमें जो जीतेगा वही विधानसभा जीतेगा 2025 का, और दोनों सीट हमने जीता शाहबाद में, और अब शाहबाद में मुख्य चुनाव में भी 2200 सीट जीतेंगे। इस बार एनडीए चूकने वाली नहीं है। शाहबाद की जनता को भी एहसास है कि पिछली बार जो हमने इलेक्शन में एनडीए को हराया, तो उसके चलते हमारे जो क्षेत्र का माइक्रो डेवलपमेंट है, देखिए बड़ा डेवलपमेंट तो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कर ही रही है, सड़क की, बिजली की, ये सब बातें कोई विधायक वहाँ का स्थानीय रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता का जो माइक्रो डेवलपमेंट होते हैं, उनके डे टू डे तकलीफों का निवारण, गली नाली का निवारण, कहीं बिजली का तार टूट गया, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कोई प्रताड़ित है, पीड़ित है, कोई परेशान असामाजिक तत्व कर रहा है, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं वहाँ के जनप्रतिनिधि ही तो लाते हैं सरकार के संज्ञान में। तो इन समस्याओं से बड़ी परेशानी हुई, तकलीफ हुई शाहबाद की जनता को, क्योंकि उनके क्षेत्र में स्थानीय प्रतिनिधि अच्छे नहीं थे। तो इस बार जनता भी सजग है, वो चूकने वाली नहीं है। इस बार एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको भारी मत देकर विजयी बनाएगी, और शाहबाद विकास की इस लहर में पीछे नहीं छूट सकता है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार। हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, चाहे एसआईआर का मामला हो, मुकेश सहनी का मामला हो, या फिर शाहबाद में एनडीए की स्थिति का मामला हो। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर